मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। फिरौनों की आखिरी मलिका क्लियोपेट्रा या क्लियोपत्रा कौन थी? सिकंदर आजम की लाश कहाँ दफन की जाए? हजरत ईसा की पैदाइश से 300 साल पहले जहाँ आज इराक है, यहाँ किसी मकाम पर ये गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इसके सरहाने इसके 3 करीबी साथी जर्नल्स खड़े थे, जिनमें से एक ने कहा सिकंदर आजम की ख्वाहिश थी कि इसे मिस्र में सबसे बड़े फिरौन के हरम के साथ दफन किया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर सिकंदर आजम को कहाँ दफन किया गया? मिस्र के साहिली शहर सिकंदरिया में किसी ऐसी जगह जो आज किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन वो शख्स जिसे सिकंदर ने मिस्र का गवर्नर बनाया था और जो सिकंदर को फिरौनों के साथ दफन करवाने का हामी था, मिस्र का नया फिरौन यानी हुक्मरान बन गया। इसके खानदान ने अगले 300 साल तक मिस्र पर हुकूमत की। इस खानदान में काबिल और नालायक दोनों तरह के हुक्मरान आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे शोहरत दुआम हासिल हुई, और सितम ये है कि इसी पर इस खानदान की हुक्मरानी का सिलसिला भी खत्म हो गया। ये नाम था क्लियोपेट्रा सेओन। इसी के बारे में बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां मशहूर हैं, जो यकीनन आपने भी सुनी होंगी। हम इन्हीं मशहूर बातों को एक एक करके देखते हैं कि क्या वो सच थीं या फातिहीन की लिखी हुई बेशतर तारीखों की तरह ये भी प्रोपेगेंडा कहानियां थीं। क्या क्लियोपेट्रा का नाम क्लियोपेट्रा ही था? सबसे पहले तो ये कि इसका नाम क्लियोपेट्रा नहीं था। जिस तरह मिस्र में मर्द हुक्मरान को फिरौन, रोम में सीजर और रूस में जार कहते हैं, इसी तरह मिस्र के इस अहद में मलिका को क्लियोपेट्रा कहा जाता था। क्लियोपेट्रा के नाम से शोहरत दुआम पाने वाली इस मलिका का असली नाम था क्लियोपेट्रा सेवंथ क्लियोपेटर। ये हजरत ईसा से तकरीबन 69 साल पहले मिस्र के टॉलमिक खानदान में पैदा हुई थी। क्लियोपेट्रा मिस्री थी या यूनानी? क्लियोपेट्रा जिस खानदान से थी वो सदियों पहले यूनान से हुक्मरानी करने मिस्र आया था, लेकिन अब वो 300 साल से मिस्र का ही होकर रह गया। इसलिए आप ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्लियोपेट्रा का खानदान तारीखी तौर पर मिस्री नहीं था। लेकिन आप ही बताएं, 3 सदियों से कहीं रहने वाले खानदान को क्या मुहाजिर कहा जा सकता है? नहीं ना। तो क्लियोपेट्रा भी यूनानी जीन्स के साथ मिस्री ही थी। वो अपने खानदान की पहली मलिका थी जिसने मिस्री जबान सीखी थी। क्या वो नाजायज औलाद थी? कदीम मिस्र में ये रिवायत थी कि ब्लड लाइन खालिस रखने के लिए बहन भाइयों में शादियां किया करते थे। बहुत से दूसरे शाही खानदान की तरह टॉलमिक खानदान में भी यही रिवायत सदियों से चली आती थी। क्लियोपेट्रा के माँ बाप के बारे में भी ऐसा ही लिखा गया कि वो दोनों भी शायद बहन भाई ही थे। इसी तरह क्लियोपेट्रा ने भी अपने दोनों भाइयों से बारी बारी शादियां की, जिनसे इनके बच्चे भी हैं। जब वो क्लियोपेट्रा यानी मलिका बनी तो इसकी उम्र महज 18 और इसके भाई की महज 13 साल थी। इसे बाप की मौत के बाद बचपन ही में तख्त संभालना पड़ा। टॉलमिक हुक्मरान के मर्द हुक्मरान खुद को फिरौन ही कहलवाते थे। क्लियोपेट्रा क्या वाकई इस कदर हसीन थी जितनी तारीख में मशहूर है? तारीख में ऐसे सबूत हैं कि क्लियोपेट्रा के हुस्न के जितने किस्से मशहूर हैं वो इतनी हसीन नहीं थी। इसकी एक झलक इन सिक्कों में मिलती है जिनमें इसकी तस्वीर नक्श की गई। इन सिक्कों में वाज़े तौर पर इसकी बड़ी नौकीली नाक और मर्दाना शक्ल शबाहत नजर आती है। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि वो हसीन तो थी, लेकिन सिक्कों पर अपनी मर्दाना शक्ल इसने जानबूझकर नक्श करवाई थी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। हो सकता है वो सच में इतनी ही हसीन हो जितने इसके किस्से मशहूर हैं। आखिर यूनानी खून तो था ना इसमें। बाज मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि क्लियोपेट्रा की शख्सियत में सबसे खूबसूरत चीज इसकी आवाज और अदाएं थी। इन्हीं से वो लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। फिर इसे लोगों को मुतासिर करने का हुनर भी खूब आता था। जब रोमन हुक्मरान शहंशाह जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा तो इस वक्त क्लियोपेट्रा और इसके एक भाई में खाना जंगी चल रही थी। क्लियोपेट्रा सीजर से मिलना चाहती थी, लेकिन इसे डर था कि इसके भाई की फौजें इसे सीजर तक पहुंचने नहीं देंगी। चुनाचे इसने एक चाल चली।
इसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया। क्लियोपत्रा के खिदमतगार इस कालीन को लेकर सीजर की तरफ चल दिए। रास्ते में किसी ने इस कालीन को नोटिस नहीं किया। खिदमतगारों ने सीजर के खेमे में जाकर कालीन को खोला तो जूलियस सीजर मलिका मिस्र को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। इसी तरह जब क्लियोपत्रा पहली बार जनरल एंटनी को मिलने गई तो वो सोने की कश्ती में सवार थी। कश्ती के चप्पू चांदी से बने थे। क्लियोपत्रा ने खुद एक देवी का रूप धारा हुआ था और इसके मुलाजिम फरिश्तों जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने इसे पंखा झल रहे थे। इस मंजर ने एंटनी को क्लियोपत्रा का दीवाना बना दिया। क्या क्लियोपत्रा एक काबिल हुक्मरान थी? ये भी एक हकीकत है कि जहाँ कुदरत ने इसे दिलकश शख्सियत दी, वहीं वो एक काबिल हुक्मरान भी थी। वो 7 ज़बानें जानती थी। इसने रियाजी, फलसफा और फल्कियात की तालीम हासिल की। वो मिस्र की शानदार लाइब्रेरियों में पढ़ती रहती थी। इसका 22 साला दौर मिस्र का शानदार दौर कहलाता है। इसने कहत के दिनों में अपने लोगों के लिए टैक्सेस भी माफ कर दिए। वो लोगों को अपने जखीरा करदा गल्ले में से मुफ्त गल्ला फराहम करती रही। क्लियोपत्रा अपने बहन भाइयों की कातिल भी थी या नहीं? बादशाहत की कदीम रिवायत है कि एक बादशाह रियासत को खाना जंगी से बचाने के लिए या ताकत में इजाफे के लिए अपने हरीफों को कत्ल कर दिया करता था। क्लियोपत्रा ने भी इसी रिवायत पर अमल किया। क्लियोपत्रा अपने खानदान की रिवायत के मुताबिक अपने एक भाई के साथ शादी करके इसकी हुकूमत में हिस्सेदार बनी हुई थी, लेकिन वो खुद हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी मुकम्मल तौर पर। चुनाचे इसने अपने भाई से जंग छेड़ दी। इस जंग में इसे गैर मुतवक्के तौर पर रोमन शहंशाह सीजर की मदद मिल गई। वो यूं के सीजर का मुखालिफ पांपे शिकस्त खाकर मिस्र में पनाह लिए था। क्लियोपत्रा के भाई ने इसे पनाह दी, लेकिन फिर ये हुआ कि पोंपा मिस्र में कत्ल हो गया। कहते हैं इसे क्लियोपत्रा के भाई ने कत्ल करवा दिया। लेकिन हुआ ये कि जूलियस सीजर अपने मुखालिफ पोंपी के कत्ल पर बजाय खुश होने के मिस्री हुक्मरान यानी क्लियोपत्रा के भाई से नाराज हो गया। ये क्लियोपत्रा के लिए शानदार मौका था। इसने जूलियस सीजर से इत्तेहाद बनाया और इसने मिस्र के अंदर इसकी मदद से अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। क्लियोपत्रा का भाई दरिया नील में डूबकर मर गया, मगर क्लियोपत्रा ने अपने छोटे भाई से शादी कर ली और बाद में इसे भी कत्ल करवा दिया। इसी तरह इसने मौका पाकर अपनी छोटी बहन को भी कत्ल करवा दिया। क्या रोमन हुक्मरान जूलियस सीजर के कत्ल से क्लियोपत्रा का कोई ताल्लुक था? रोमन रिपब्लिक के आखिरी हुक्मरान जूलियस सीजर से क्लियोपत्रा का गहरा ताल्लुक था। मिस्र में क्लियोपत्रा को तख्त दिलवाने में सीजर का मरकजी किरदार था। क्लियोपत्रा और जूलियस सीजर ने शादी तो नहीं की, लेकिन वो इकट्ठे रहते थे। दोनों के ताल्लुकात से रोमन अशराफिया काफी परेशान थी। इन्हें लगता था कि सीजर क्लियोपत्रा के इशारों पर नाच रहा है। क्लियोपत्रा और सीजर का एक बेटा भी था जो तारीख में सीजरैन के नाम से मशहूर हुआ। रोमन अशराफिया का ख्याल था कि जब सीजर और क्लियोपत्रा की औलाद जवान होगी तो क्लियोपत्रा हुकूमत पर पूरी तरह काबिज हो जाएगी। रोमन अशराफिया औरत की हुक्मरानी को पसंद नहीं करती थी और क्लियोपत्रा को रास्ते से हटाना चाहती थी। 44 कबल मसीह में रोम के सेनेटर्स ने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया। तारीखदानों का मानना है कि सीजर के कत्ल की एक वजह ये भी थी कि क्लियोपत्रा से जान छुड़ाई जा सके, लेकिन जूलियस सीजर को कत्ल करने की इन सेनेटर्स के पास और भी बहुत सी वजूहात थी। क्लियोपत्रा मिस्र और रोम में फैशन आइकॉन थी। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद क्लियोपत्रा का रोम में रहना खतरनाक हो गया। इसे अपने और अपने बेटे सीजरैन के कत्ल का खदशा हुआ, चुनाचे वो फरार होकर मिस्र लौट गई। लेकिन क्लियोपत्रा जब तक रोम में रही, रोम की औरतों में इसकी धाक बैठ गई, बल्कि इसके जाने के बाद भी ये धाक कायम रही। वही रोमन अशराफिया जो क्लियोपत्रा से नफरत करती थी, इसकी औरतों ने क्लियोपत्रा का हेयर स्टाइल, लिबास और जेवरात फैशन के तौर पर अपना लिए। एक जमाना था जब रोम में खवातीन का हर फैशन क्लियोपत्रा से शुरू होता था। क्लियोपत्रा रोम से चली गई, लेकिन वहाँ खवातीन के बनने संवरने के अंदाज वही रहे जो क्लियोपत्रा के थे। रोमन खवातीन मलिका मिस्र से कितनी मुतासिर थीं, इसका अंदाजा यूं लगाए कि बहुत सी रोमन खवातीन के मुजस्समे तक क्लियोपत्रा के मुजस्समे से मिलते जुलते हैं। क्या क्लियोपत्रा एक बहरी कमांडर भी थी कि नहीं? जी हाँ, वो हसीन, ज़हीन और लीडर ही नहीं, एक एडमिरल भी थी। वो यूं कि क्लियोपत्रा और एंटोनी शादी के इन दिनों के इत्तेहाद ने रोम में एंटोनी के दुश्मनों को खबरदार कर दिया।
क्योंकि दोनों का इत्तेहाद एक ताकतवर शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन एंटोनी के दुश्मनों ने रोम में इसके इत्तेहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया कि वो रोम का गद्दार है और ये कि जूलियस सीजर की दोस्त क्लियोपत्रा के साथ मिलकर रोम में आमरियत कायम करना चाहता है। आखिर रोम के दोनों धड़ों की 2 सितंबर 31 कबल अज़ मसीह में यूनान के करीब एक्टियम के मकाम पर जंग हुई। इस जंग में क्लियोपत्रा भी एंटोनी के साथ बहरी बेड़े कमान करती हुई यूनानी जनरल एक्टियन के मुकाबले पर आई, लेकिन इस जंग में इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। दोनों मिस्र के साहिली शहर सिकंदरिया में वापसी पर मजबूर हो गए, लेकिन जनरल एक्टियन की फौज इनका पीछा करते हुए सिकंदरिया में दाखिल हो गई। वो मार्क एंटोनी को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन एंटोनी ने गिरफ्तार होने की जिल्लत से बचने पर मौत को तरजीह दी और खुदकुशी कर ली। क्या क्लियोपत्रा सांप के डसने से मरी थी? ये तो तारीख का कमोबेश इत्तेफाक है कि क्लियोपत्रा और जनरल मार्क एंटोनी ने खुदकुशी की। कैसे की थी, इस पर इख्तिलाफ रहा। एक कहानी यूं है कि यूनानी इलाके एक्टियम के मैदान में जनरल एक्टियन से शिकस्त के बाद क्लियोपत्रा मिस्र में किसी खुफिया पनाहगाह में छुप गई। इस दौरान इसने फातिह जनरल एक्टियन से भी ताल्लुकात बनाने या किसी डील की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने जनरल एंटोनी तक खुद ये अफवाह पहुंचाई कि क्लियोपत्रा ने इसकी हार से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। क्लियोपत्रा के इश्क में मुब्तला जनरल एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और अपनी तलवार अपने ही सीने में खोप कर जान दे दी। लेकिन जब क्लियोपत्रा को इस बात का इल्म हुआ तो वो एहसास से गुनाह का शिकार हो गई। चुनाचे इसने भी खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी कर ली। लेकिन अगर गौर करें तो इस कदर मैच्योर, जहां दीदा और हुक्मरान ज़हन वाली खातून से ऐसी तवक्को कम है कि वो जज्बात में आकर खुदकुशी करेगी। इसलिए तारीख की ये राय ज्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि इसने शिकस्त के बाद अपना अंजाम भांप लिया था। इसे यकीन था कि जनरल एंटोनी का साथ देने पर इसके साथ रोमन फौज इबरतनाक सलूक करेगी, इसलिए इसने जहर निगल लिया, जैसा कि इस जमाने में बादशाह या फौजी हुक्मरान अक्सर किया करते थे। क्लियोपत्रा ऐसे ही मौके के लिए अपनी एक कंघी में मोहलिक जहर ऐसे ही वक्त के लिए छुपा कर रखा करती थी। हम इसके बारे में जो कुछ जानते हैं, क्या वो गलत भी हो सकता है? हम क्लियोपत्रा के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो इसके मरने के बरसों बाद लिखा गया और इसके दुश्मनों ने लिखा, क्योंकि क्लियोपत्रा एक ताकतवर मिस्री मलिका थी। ये समंदर पार रोमन रिपब्लिक में खाना जंगी का दौर था। मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे से इक्तदार छीनने की कोशिशों में लगे थे। ये धड़े बैरूनी मदद के लिए क्लियोपत्रा जैसी ताकतवर हुक्मरान खातून का साथ भी चाहते थे। जनरल एक्टियन का यूनानी धड़ा जो क्लियोपत्रा से जीता था, ये वही धड़ा था जो अपने हमवतनों को एक औरत की हुक्मरानी से खौफजदा करने का प्रोपेगेंडा किया करता था। इसीलिए जब बाद में रोमन दरबार में तारीख लिखी गई तो क्लियोपत्रा के बारे में वही कुछ लिखा गया जो इसके जीते हुए दुश्मनों ने लिखवाना चाहा। क्लियोपत्रा पर महंगी तरीन फिल्म किसने और कब बनाई थी? नील की मलिका क्लियोपत्रा की कहानी को हजारों बार फिल्मों, ड्रामों और स्टेज पर पेश किया जा चुका, लेकिन सबसे मशहूर फिल्म 1963 में बनने वाली क्लियोपत्रा थी, जिसमें एलिजाबेथ टेलर ने क्लियोपत्रा का किरदार अदा किया। इसका बजट $20 लाख से बढ़कर $4.5 करोड़ $40 लाख तक जा पहुंचा। आजकल के हिसाब से देखें तो ये $32 करोड़ बनता है। ये इतना ज्यादा बजट था कि फिल्म का प्रोड्यूसर स्टूडियो 20th सेंचुरी फोकस बैंक करप्ट होने के करीब पहुंच गया। फिल्म में सिर्फ क्लियोपत्रा के कॉस्ट्यूम्स की लागत $20 लाख से ज्यादा आई। अपनी रिलीज के वक्त ये तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। क्लियोपत्रा पर सादत हसन मंटो ने एक यादगार ड्रामा भी लिखा। क्लियोपत्रा 2000 साल पहले मिस्र की मलिका थी। इसकी कहानी आपने देखी, लेकिन याद रखें, तारीख जितनी पुरानी होती है इतनी ही इसके बारे में अफसाना तराजी ज्यादा होती है, लेकिन तारीख जितनी भी जदीद होती है इतनी ही हकीकत के करीब होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जानकर कि क्लियोपत्रा कौन थी? उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।